Good morning, students. I am BK Singh. It is my sixth lecture on acid, bases, and salts for class 10th. In this class, I will describe about strength of acid and base solution. Strength मतलब शक्ति. The strength of acid and base solution is determined by the presence of hydrogen ion in the solution. उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है वह डिटरमाइन करता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा. जैसे वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वाटर जब डिसोसिएट होगा, पानी में डिजॉल्व होगा वाटर H2O, तो यह हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन में डिसोसिएट होता है. तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के केस में जितना कंसंट्रेशन इस हाइड्रोजन आयन का होता है उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का होगा. तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा इसके. किसी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर डिसाइड होता है हाइड्रोजन आयन से और बेसिक नेचर डिसाइड होता है हाइड्रोक्साइड आयन से. सिंस concentration of hydrogen ion or hydroxide ion both are equal in the case of water, hence both neutralizes the effect of each other and hence water become neutral. और इस स्थिति में वाटर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. वाटर का बिहेवियर क्या होगा, न एसिडिक रहेगा न ही बेसिक रहेगा, तो वाटर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है. तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिड के चलते एसिडिक हो गया. क्योंकि एसिड में वाटर में एसिड को डिजोल्व किया गया है, तो इस सॉल्यूशन में कुछ हाइड्रोक्साइड आयन भी रहता है. एसिडिक सॉल्यूशन में भी कुछ हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के रेस्पेक्ट में इस हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, बहुत लेस अमाउंट में है. इसलिए यह जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका कैरेक्टर हाइड्रोजन आयन के चलते उसका नेचर जो कहता है उसमें डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. और कम कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन के रहने के बावजूद भी वह सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है. ठीक उसी तरह से कोई बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन होता है. यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस होगा वो उसके बेसिक नेचर को शो करता है. क्योंकि वाटर में कुछ हाइड्रोजन आयन भी रहता है, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन रहता है, लेकिन इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से क्या होता है, अधिक होता है. इसलिए यहां पर हाइड्रोजन आयन का प्रभाव नहीं रहता है और सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है ना. तो यह जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर हो गया सॉल्यूशन का, जिसके द्वारा वह एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, यह इसका डिटर्मिनेशन उसके उपस्थित हाइड्रोजन आयन के माध्यम से डिक्लेयर होता है ना. तो इसको डिक्लेयर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उस स्केल को पीएच स्केल के नाम से जानते हैं. दो टॉपिक इसमें पढ़ना है. एक होता है पीएच स्केल, एक पीएच वैल्यू पढ़ेंगे. पीएच वैल्यू, पीएच क्या है और पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे यहां पर, तब क्लियर होगा. तो सबसे पहले पीएच स्केल. तो द स्केल व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है नंबर लाइन पर,
उस स्केल को पीएच स्केल से नाम से जाना जाता है। इस स्केल के अनुसार जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। जिसका पीएच वैल्यू बिलो 7 से कम होगा वह एसिडिक होगा, और जिसका सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू ये 7 से ज्यादा होता है वह क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। इस तरह से स्केल को इस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। स्केल से पीएच स्केल को कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखो। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बारे में बताया था, ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का पता चलता है। उसमें इस स्केल में 7 देखो 6 5 4 3 2 1 0 8 9 10 11 12 13 14। देखो तो जिस सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू इस 7 से कम रहे, यहां से देखिए लेस देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, 7, लेस देन 7, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इफ पीएच इज इक्वल टू 7 तब उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। इफ pH of the solution more than 7, pH is greater than 7, तब नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो अभी जो हम स्केल पर जो डिनोट कर रहे हैं कि पीएच वैल्यू इससे कम होगा कि इसके ज्यादा होगा, क्या होगा, है ना, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, हम पीएच का यूज करते हैं। पीएच देखो ऐसे लिखा जाता है, पी कैपिटल स्मॉल लेटर होना चाहिए, एच पावर जैसा बड़ा होना चाहिए, एस कैपिटल होना चाहिए, छोटा नहीं। ऐसे नहीं लिखेगा ना पी और एच, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे लिखना है ना। तो पीएच ऐसे डिनोट करते हैं। पी यहाँ पोटेंज, पी स्टैंड फॉर पोटेंज, पोटेंज माने स्ट्रेंथ माने शक्ति, एच स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन क्या है उसके अनुसार उसके स्ट्रेंथ का डिक्लेरेशन होता है, वही पीएच इसको डिटरमाइन करता है। देखो ये इंडिकेटर, कॉमन इंडिकेटर्स जो होते हैं जो पहले बताए हैं, कॉमन इंडिकेटर्स तो यह क्लियर कर देगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, यह डिटरमाइन हो सकता है। लेकिन उससे यह पता नहीं चलता है कि उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्ट पीएच वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसके लिए एक इंडिकेटर यूज होता है, और उस इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, है ना। इस इंडिकेटर पर पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए सोरेनसन ने अपना ये थ्योरी दिया था, सोरेनसन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। Universal indicator is a mixture of many different indicator which give different color at different pH value. यूनिवर्सल इंडिकेटर में किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर डिटरमाइन करना है तो उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप उस पर अगर डालो उसका कलर बदलेगा, कलर चेंज होगा, और कलर में किस तरह का चेंजेज होगा उस तरह से कलर के अनुसार पहले से उसका कलर यहाँ पर लिखा रहेगा, इस तरह से इस तरह कलर होगा तो उसको इसका पीएच वैल्यू यह मानेंगे, है ना। तो कलर देख करके उस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन के द्वारा दिया गया हुआ यह थ्योरी है। तो इसके अनुसार पीएच, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर के अनुसार अगर पीएच वैल्यू हो तो कलर क्या होगा, देखो डिटरमाइन करते हैं। अब लिखे हुए हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 हो तो उसका कलर डार्क रेड होता
मान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर है कि सॉल्यूशन का एक बुंद डाल दो, अगर डार्क रेड हो गया तो समझ लो उसका पीएच वैल्यू कितना है, 0 है। अगर डार्क रेड से थोड़ा सा हल्का रेड हुआ तो उसका पीएच वैल्यू क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। उससे भी रेड ही कलर रहेगा, थोड़ा सा उसमें हल्कापन आएगा, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और जब उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप इंडिकेटर पर डाला जाए और उसका कलर ऑरेंज रेड हो जाए तो ऑरेंज रेड डिटरमाइन करता है कि उसका पीएच वैल्यू कितना है, 3 होता है, तो उसका पीएच वैल्यू 3। अगर कलर ऑरेंज हो जाए तब समझेंगे पीएच वैल्यू कितना है, 4 है। अगर इंडिकेटर का कलर ऑरेंज येलो हो जाए तो उसका पीएच वैल्यू 5 है। ग्रीनिश येलो हो जाए तो पीएच वैल्यू क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। और पूरा ग्रीन हो जाए कलर तो समझेंगे कि वो क्या है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कलर क्या हो जाता है, 7 रहता है। अगर वो ग्रीनिश ब्लू हो जाए, हरापन लिए हुए ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, तब उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। अगर ब्लू कलर में आ जाए तो पीएच वैल्यू 9, 10 हो जाए, माने नेवी ब्लू हो जाए तो पीएच वैल्यू समझ लें कितना है, 10 है। पर्पल कलर का हो जाए तो उसका पीएच वैल्यू 11। वहीं पर्पल में डार्क पर्पल हो जाए तो पीएच वैल्यू 12। और वायलेट में भी, वायलेट हल्का और पहले थोड़ा डीप रहेगा, उसका हल्का इस तरह से रहेगा डार्क, तो उसको लाइट में वायलेट में रहेगा तो 13, अथवा डार्क वायलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाता है। तो इस तरह से पीएच स्केल का रेंज वेरी करता है, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 14 तक। इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में यहां पर हम बताएं। अब थोड़ा एसिड और कुछ एसिड होते हैं, माने कुछ सब्सटेंस हो, उसका पीएच वैल्यू जो भी हो तो पीएच वैल्यू कितना रहेगा, है ना, उस सब्सटेंस का कुछ पीएच वैल्यू आपको हम बता देते हैं, कुछ कॉमन जो जरूरी है ना। देखिए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन हम लिखे हुए हैं, सब्सटेंस का नाम और उसका पीएच वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। सब्सटेंस तो बहुत होता है, बहुत पीएच वैल्यू होगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी है उसको लिख दिए हैं। जैसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, हाई एसिडिक होगा। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कितना होता है, 1 होगा। गैस्ट्रिक जूस, पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकलता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.4 होता है। लेमन जूस का, नींबू का रस, उसका पीएच वैल्यू 2.5। विनेगर, सिरका, जिसको पिकल में, अचार में डालते हैं कंजर्व करने के लिए, वो विनेगर एसिटिक एसिड रहता है उसमें, तो विनेगर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4। मिल्क, दूध का पीएच वैल्यू 6.5। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7। ब्लड का पीएच वैल्यू, हम लोग के शरीर में जो ब्लड रन करता है उसका पीएच वैल्यू 7.4, स्लाइटली बेसिक। देखो न्यूट्रल हो गया 7, थोड़ा सा बढ़ गया, स्लाइटली बेसिक। और मिल्क हो गया स्लाइटली एसिडिक। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच वैल्यू 8.5। वहीं पर अगर ये वॉशिंग सोडा आता है पीएच वैल्यू 9, उससे भी थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन हो जाता है। मिल्क का मैग्नीशिया, MgO2 को मिल्क का मैग्नीशिया कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 10 कितना होता है, 5 होता है। डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, 14 होता है, 14। इसलिए HCl, ये जो जितना ही कंसंट्रेशन जिसका लो रहेगा एसिड में उतना कोरोसिव होगा, और बेस में जितना हाई रहेगा उतना अधिक कोरोसिव होगा। तो पेट में एसिडिटी बढ़ती है इस गैस्ट्रिक जूस के चलते। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क का मैग्नीशिया का यूज होता है। इनो इसे पीते हैं ना, उसमें पाया जाता है। तो मिल्क का मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना है, 10.5, जो न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक जूस के पीएच वैल्यू। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अगले क्लास में हम पीएच कैसे निकाला जाए, है ना, इसका पीएच वैल्यू कितना आ जाता है, ये तो मालूम आपको बोल दिया 4, 5, 6, तो पता लगा लेंगे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नेचर का। लेकिन उसको कैसे निकालेंगे, तो पीएच निकालने के लिए कुछ तरीका बताएंगे कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे।
तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर 9931978803। थैंक्स।